हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस श्रृंखला में एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद हमने फिलर्स को शामिल किया, जिसमें इंट्रोडक्शन के बाद कुल 3 सेट हमने कराए। उस 3 सेट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए मैंने। आज यहां पर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सेट 4 के साथ उपस्थित हुए हैं। 10 नए क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। समय सीमा में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। पहले 15 सेकंड की समय सीमा थी, अब यह समय सीमा बढ़ाकर 20 सेकंड की कर दी गई है। ऐसा आप ही में से कुछ बच्चों द्वारा कहा गया कि ये क्वेश्चन की जो समय सीमा है सॉल्व करने की बहुत चैलेंजिंग है, कभी कभी तो मैं क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाता हूं। तो मुझे लगा कि थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि आप अटेम्प्ट कर पाए आसानी से और आपकी रफ्तार भी ठीक ठाक रहे। इसलिए मैं 30 न करके इसे 20 सेकंड का किया हूं। यहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है इस समय सीमा के अंदर। सिलेक्शन, एलिमिनेशन, ग्रामेटिकल नॉर्म्स या फिर अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आप सबको एक बात गौर करनी चाहिए कि मैं अटेम्प्ट करने पर जोर डाल रहा हूं। कारण यह है कि अगर आप 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 2-3 सही हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है और आप पॉजिटिव फील करते हैं कि हाँ, मैं फिलर्स के क्वेश्चन कर सकता हूं। साथ ही जब आप 10 अटेम्प्ट करते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। उस एक्सप्लेनेशन के दौरान नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। यह जानने के लिए मिलता है कि वो वर्ड किस फैमिली का है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। तो ये जानकारी 10-15 एपिसोड तक अगर आप प्राप्त करते रहते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर हर फिलर के सेट में 4 से 5 आंसर आप सही मार्क कर सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छी अचीवमेंट है जो परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहां पर बस इतना ही कहूंगा कि उस एक्सप्लेनेशन को जो मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद, जो समय समाप्ति के बाद मैं बताता हूं, उसको गौर से सुनिए, स्किप नहीं कीजिएगा। उस दौरान अगर कोई भी परेशानी होती है, आप नीचे लिख करके मुझे कमेंट जरूर करेंगे। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका समाधान भी आप तक पहुंचाया जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया है, 20 सेकंड की समय सीमा मिलेगी। इस समय सीमा के अंदर मैं बस आपसे एक ही अपील करूंगा कि अटेम्प्ट जरूर करेंगे और आंसर मिलाकर के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। शब्द की मीनिंग पर ध्यान देंगे, साथ ही वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इसे भी समझ करके उसे ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ेंगे, आपके लिए फिलर्स के क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में लिया गया जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ गया है। हम समय की व्यवस्था कर देते हैं आपके लिए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या कह रहा है कि हाउ पीपल वुड। अब देखिए यहां ये एक मॉडल वर्ब है, आपको पता है। इसके बाद हमेशा जो आप लोगों के बोलचाल में लिख देते हैं V1, एक्चुअली वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। V1 नहीं होता है, वो बेयर इन्फिनिटिव होता है और वो नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो खैर ये ग्रामर की बात है, ये आप क्लासरूम में पढ़े ही होंगे, जहां भी आप पढ़ते हैं। ये नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पर देखिए कि ऑप्शन में मेरे पास थिंक है, एक्ट है, बिहेव है, रिएक्ट है और फील है। आपको हमेशा से यह ध्यान देना चाहिए कि फिलर्स में उन्हीं ऑप्शन का चुनाव होता है जो सबसे बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने में सबसे बेहतर मीनिंग देते हैं। तो कह रहा है कि हाउ पीपल वुड थिंक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम पहले ऑप्शन को अगर देखें, कह रहा है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। अब देखिए सोच को देखने का कहीं से भी कोई बात, और साथ में ही क्या कह रहा है, परफेक्ट एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो यहां पर सोच को आप देख नहीं सकते हैं, उसके लक्षण देख करके सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको व्यवहारिक तौर पर यह लग सकता है, आपको गलतफहमी आपके मन में हो सकती है कि ये मीनिंग तो दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब आप यहां पर देखें कि हाउ पीपल वुड थिंक इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, यहां पर ये ऑब्जर्व वर्ड जो है इसको
पूरी तरह से जो है संतुष्ट नहीं करेगा, मीनिंग ठीक ढंग से कन्वे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहां से एलिमिनेट कर दिया। साथ में क्या कह रहा है कि दूसरा देखिए एक्ट, कि हाउ पीपल वुड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, ये यहां पर जो है हम यूज कर सकते हैं एक्ट का। उसके बाद कह रहा है कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्ट करने का मतलब है उम्मीद रखना। अब उम्मीद रखने में परफेक्ट एक्यूरेसी शब्द जो है कहीं ना कहीं इसको कंट्राडिक्ट कर देता है कि उम्मीद हम रख सकते हैं बट उसमें परफेक्ट एक्यूरेसी क्या होगी। यहां पर जो है ये भी इस मीनिंग को ढंग से जो है कन्वे नहीं कर पाएगा, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो 100% फिट नहीं होगा, तो उस लिहाजन जो है आपका बी भी आंसर नहीं होगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि हाउ पीपल वुड बिहेव। एक तो सबसे पहले ये वर्ड भी अच्छा लग रहा है कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी जो है पर्टिकुलर परिस्थिति में। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। क्या? पूर्वानुमान लगाना। तो ये एक्चुअली जो परफेक्ट एक्यूरेसी है, आप अनुमान लगा सकते हैं बट अनुमान में परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। तो यहां जो है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी, ये ठीक ठीक मीनिंग कन्वे कर रहा है। साथ में बी के साथ जो है आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं पैसिव में, ये इसकी चर्चा मैंने की है। तो यहां पर सबसे बेहतर जो है वो मेरा सी दिख रहा है। अभी तक ए, बी और सी ऑप्शन में सबसे बेहतर मेरा सी दिख रहा है। अब यहां पर देखिए कि रिएक्ट है, ये हो सकता है कि हाउ पीपल वुड रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन उसको एनालाइज करना विद परफेक्ट एक्यूरेसी ये यहां पर फिट नहीं बैठेगा, इसलिए मेरा डी ऑप्शन गलत हो गया। और जो रिजॉल्व वर्ड है इसका मतलब होता है हल करना। ठीक है, अब अगर उसको देखेंगे ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इसको हम। ठीक है, इसका विश्लेषण भी होता है रिजॉल्व का मतलब, आप इस सेंस में भी इसको रख सकते हैं। तो अब जरा देखिए कि अगर यहां पर हम इसको इस जो है वर्ड को यहां रखते हैं कि हाउ पीपल वुड फील इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, ये यहां पर हल करने की बात ही नहीं आएगी, तो ये भी ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। और इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका सी। यहां पर क्या है कि हाउ पीपल वुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, मतलब कोई भी व्यक्ति किस तरह का आचरण करता है इसको हम ढंग से पूर्व परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वो जो बिहेव होता है काफी रैंडम होता है, तब जो है ये दोनों वर्ड यहां पर 100% मीनिंग जो है दे पाएगा। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि पीपल हु आर, यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, कैन दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। ये देखिए ये जो शब्द है ना, जैसे परफेक्ट एक्यूरेसी पीछे था, तो यहां पर ऑर्डरली मैनर को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे जो वर्ड है वो यहां जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो यहां से कट जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो अपराइट का मतलब होता है धार्मिक, इसको समझिए धार्मिक, या इसका मतलब होता है सरल। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, और कीप का मतलब रखने से है। ठीक है, तो कह रहा है कि पीपल हु आर अपराइट कैन कीप देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। जरूरी तो नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि धार्मिक होना इस बात पर कहीं से बल देता है या इस बात का प्रमाण है कि जो धार्मिक है वो अपनी चीजों को ढंग से ही रखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये सुटेबल नहीं है, उस आधार पर हम इसको काट रहे हैं। तृप्ति का मतलब होता है किफायती, और ये कम खर्च भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है कि पीपल हु आर थ्रिफ्टी कैन परफॉर्म देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। अब सबसे पहले तो एक परफॉर्मेंस की बात है, तो परफॉर्मेंस को ऑर्डरली मैनर करना, साथ में चलिए अगर हम इसको मान भी लेते हैं तो यहां किफायती होना किसी परफॉर्मेंस के ऑर्डरली मैनर में होने को कहां से जो है वो जस्टिफाई करता है। तो ये बिल्कुल जो है इस जगह पर फिट नहीं बैठेगा, तो इसलिए हम इसको भी एलिमिनेशन में रखते हैं, ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए कि जो सी नंबर है कह रहा है पंक्चुअल एंड मैनेज। तो मैनेज का मतलब होता है उसको क्या कहते हैं, मैनेज करने का हिंदी एक्चुअली वो संयोजित करना, या फिर उसको कहते हैं ठीक ढंग से रख रखाव करना है। जो भी मैनेज को मैनेज ही समझे कि पीपल हु आर पंक्चुअल कैन मैनेज देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर।
जी हाँ, जो पंक्चुअल है उनको ये बात पता है कि भाई समय पर पहुंचना या किसी भी चीज को ठीक ढंग से परफेक्ट होना क्या है, तो वहां पर इस बात को है कि जो पंक्चुअल है एक तरफ से, दूसरे तरफ से वो अपनी चीजों को ऑर्डरली मैनर में मैनेज कर सकते हैं, मैनेज देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। तो अभी तक ये सबसे बेहतर लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अगला वर्ड मेरे पास है डी में, हम देखेंगे जरूर। इंडिसिसिव का मतलब होता है अस्थिर, संदेहजनक, संदेहजनक, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब जरा इसको देखिए कि पीपल हु आर इनडिसिसिव, जो अस्थिर है, संदेहजनक है, वो कैसे करेंगे, डू देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। जो खुद अस्थिर है उसकी चीजें ऑर्डरली मैनर में कैसे हो सकती है, ये मीनिंग यहां पर जो है नहीं कन्वे कर पाएगा, ठीक ढंग से लाइन का जो है सेंस नहीं बनेगा, इसलिए ये भी यहां से जो है एलिमिनेट हो गया। अब एक्यूमुलेट का मतलब होता है ढेर लगाना, ठीक है, या फिर होता है बढ़ना, या फिर होता है जमा होना, ठीक है। अब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। वैसे भी देखिए ATE सफिक्स जो है, ये मैंने एफिक्सेस एंड रूट वर्ड के दौरान कई बार इसकी चर्चा की है। जो लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एफिक्सेस एंड रूट वर्ड का सेशन मिलेगा, वहां जाकर के उसको देखिए। साथ में कह रहा है डिपेंडेबल, जो किसी पर आश्रित हो। कह रहा है पीपल हु आर डिपेंडेबल कैन एक्यूमुलेट देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। ढेर लगाना और जमा करना ऑर्डरली मैनर में, ये कहीं ना कहीं, और डिपेंडेबल होना, जब वो दूसरे पर होंगे दूसरे के हिसाब से उनको करना पड़ेगा, दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो सबसे बेहतर मीनिंग जो आ रहा है वो ऑप्शन सी से आ रहा है कि पीपल हु आर पंक्चुअल कैन मैनेज देयर थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द WHO हैज, और इसके बाद पता है कि V3 का प्रयोग करते हैं, द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन। देखिए लॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, स्तुति करना, स्तुति करना, जो गुणगान करने का कहते हैं सेंस, वही है, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। और प्रिवेंटिव कहने का मतलब है जो रोकथाम का वाले मेजर होते हैं, वो जो है उसको हम यहां पर लेते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंशन से आया है, प्रिवेंट से आया है, रोकने से, रोकथाम से आया है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि WHO हैज लॉडेड द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब है तत्काल, जो एकदम तीव्र गति से जल्द होगा, रोकथाम के लिए जो लिए उन्होंने एक्शन, उसके लिए WHO ने प्रशंसा की, स्तुति की, उनके बारे में जो है गुणगान किया उनका। तो लग तो रहा है कि ये यहां पर फिट बैठ रहा है, लेकिन हम देखेंगे आगे के भी ऑप्शन को देख करके यहां पर बना दें, आंसर कर दें। लेकिन मैं चूंकि यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा जरूर। जैसे देखिए यहां क्रिटिसाइज्ड है और ऑब्लिगेटरी है, ये दोनों अपोजिट नेचर का है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, या कह सकते हैं आवश्यक। जब आप इसको अनिवार्य या आवश्यक कहेंगे तो उसके लिए क्रिटिसाइज की बात क्यों होगी? सिंपल सी बात समझिए, क्रिटिसाइज की बात क्यों होगी कि WHO हैज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट ऑब्लिगेटरी एक्शन। जो तत्काल अनिवार्य एक्शन है उसको लेने पर क्रिटिसाइज की बात हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ब्लेम्ड, इनइफेक्टिव, ये भी जो है पहले वाले के कंपैरिजन में अगर देखें कि WHO हैज ब्लेम्ड द गवर्नमेंट फॉर, तो यहां पर ब्लेम का क्या है, वहां या तो हो सकता है निंदा करना और प्रशंसा करना, ये ज्यादा बेहतर मीनिंग देगा। प्रॉम्प्ट इनइफेक्टिव एक्शन भी जो यहां पर पेयर है, प्रॉम्प्ट के साथ इनइफेक्टिव एक्शन लिखना, ये भी मीनिंग को जो है गड़बड़ कर देगा, इसीलिए ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए कि यहां पर एडमायर्ड और अनरीजनेबल, प्रॉम्प्ट अनरीजनेबल एक्शन के लिए एडमायरेशन, बिल्कुल ये संभव ही नहीं है कि भाई अनरीजनेबल एक्शन करें और उसके लिए जो है आपको प्रशंसा मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी यहां से कट गया। और ये भी देखिए अपोजिट नेचर का है। हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्ततापूर्ण, व्यस्ततापूर्ण कह सकते हैं, या चहल पहल भरा कह सकते हैं। तो चहल पहल भरा, और ये जो हेक्टिक शब्द है ये आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है कि अप्रिसिएटेड, द WHO हैज अप्रिसिएटेड द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट हेक्टिक एक्शन। यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट हेक्टिक एक्शन है ये मीनिंग को खराब कर दे रहा है, यहां पर मीनिंग नहीं आ रहा है उतना बेहतर जितना कि ये होना चाहिए। उस लिहाजन जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा
और इसीलिए जो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ए, कि WHO ने प्रशंसा की है सरकार की फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट प्रिवेंटिव एक्शन, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, दो। अब जरा इसका नेचर समझिए कि दो जब भी लिखते हैं तो एक तरफ जो वो कंट्रास्ट वाली बातें लिखते हैं कि यद्यपि ये कपड़े नए हैं फिर भी अच्छे नहीं हैं, यद्यपि ये कपड़े महंगे हैं फिर भी गंदे हैं। तो हम जो है उल्टा लिखते हैं, दो से जब जोड़ते हैं तो जो एक्सप्रेशन होता है वो उल्टा का कनेक्शन होता है कि यद्यपि ये चीज बहुत महंगी है फिर भी अच्छी नहीं है, इस तरीके का सेंस है। तो कह रहा है कि दो द हॉस्पिटल एक्सट्रीमली रिच, तो आगे जो मेरा फिलर होगा ना वो कहीं ना कहीं उल्टा होगा। तो रिच के लिए जो है सबसे बेहतर यहां पर जो है हमको दिख रहा है पुअर। द कंडीशंस देयर आर अपीलिंगली, इसका मतलब होता है भयावह तरीके से, ठीक है, इसका मतलब होता है भयावह या घटिया। तो मतलब है कि घटिया तरीके से जो है उसका कंडीशन काफी दयनीय है, पुअर का मतलब होता है दयनीय। तो यहां पर ये जो अपीलिंगली पुअर, ये बेहतर मीनिंग यहां एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए इक्वली रिच यहां पर बिल्कुल दो होने की वजह से नहीं आएगा, एडमायरेबली कंफर्टेबल ये भी दो होने, क्योंकि दो में ऊपर पॉजिटिव का सेंस आया है रिच, तो आगे जो आएगा वो नेगेटिव सेंस आना चाहिए। अब यहां पर देखिए कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, ठीक है, उपकारी। तो चलिए मीनिंग अगर हम दो को छोड़ करके देखें तो रिच है तो हो सकता है सहायक हो, उपकारी हो। चूंकि हम दो की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उल्टा ही लिखेंगे और इसीलिए ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली टॉलरेबल भी नहीं होगा यहां पर, ये भी यहां से गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा जो सबसे बेहतर मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो कह रहा है कि यद्यपि ये अस्पताल जो है काफी महंगा, एक्सट्रीमली रिच है, द कंडीशन देयर आर अपीलिंगली पुअर, भयावह तरीके से जो है दयनीय है, काफी घटिया स्थिति है यहाँ की। तो इसीलिए जो ये बी है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा इस सेंटेंस को, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? अपीलिंगली पुअर। चलिए अगला सवाल देखा जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि 9 मेंबर्स हैव, और इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, अबाउट द डिसीजन, और यहां पर है बट। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं जिसका एक ग्रामेटिकल वैल्यू है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे एंड में क्या होता है कि एंड के दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को रखते हैं, उसी तरीके से बट में अगर हम जोड़ते हैं तो वो कंट्रास्ट दिखाता है। मतलब है कि दोनों तरफ जो वर्ड्स होंगे वो कहीं ना कहीं अपोजिट नेचर वाले होते हैं। तो यहां पर या दोनों तरफ जो सेंटेंसेस होंगे वो अपोजिट नेचर वाले होंगे। तो कह रहा है कि 9 मेंबर्स हैव अबाउट द डिसीजन। तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है देखिए सॉल्यूशन, ये वहां पर फिट नहीं बैठेगा। डिसीजन के साथ अग्रीमेंट लगा सकते हैं, डिसएग्रीमेंट लगा सकते हैं। यहां कह रहा है 9 मेंबर्स हैव सॉल्यूशन अबाउट द डिसीजन, जो कि इस ऑप्शन को वैसे भी यहां से एलिमिनेट कर देता है क्योंकि पहले फिलर में जो वर्ड है वही फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कंसेंसस है, इसका मतलब होता है आम सहमति, या फिर आप कह सकते हैं इसको सामंजस्य। यह नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको फिलर में डालते हैं यहां पर पहले वाले में कि 9 मेंबर्स हैव कंसेंसस अबाउट द डिसीजन, बिल्कुल सही लगता है कि हाँ भाई उनका सामंजस्य है डिसीजन के प्रति। बट द 10th वन व्यूज इट सिमिलरली। अब ये देखिए कि ये जो कंसेंसस और सिमिलरली है ये कहीं ना कहीं एक नेचर का हो जाता है जो कि बट के होने को जस्टिफाई नहीं करता है। बट अगर यहां पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंसेंसस के परे होना चाहिए, उसके विपरीत होना चाहिए। तो ये सेंस भी यहां पर पूरा पूरा नहीं आएगा और बट के होने को ठीक ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ये सिमिलरली वर्ड, इसलिए यहां से ये खत्म हो जाएगा। ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखिए कि डिसएग्रीमेंट, बिल्कुल कह रहा है कि 9 मेंबर्स हैव डिसएग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है डिसएग्रीमेंट हो सकता है। बट द 10th वन व्यूज इट कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब है सामूहिक रूप से,
जब 10वां भाई साहब अकेला है तो सामूहिक रूप से इसको कैसे देख सकते हैं, यहां पर मीनिंग जो है ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेगा ये वर्ड इस सेंटेंस को, और मीनिंग जो है वो सही नहीं आएगा। इसीलिए उस आधार पर हम इसको एलिमिनेट यहां से कर सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट तक ठीक है, बट जो कह रहा है बट द 10th one व्यूज इट कलेक्टिवली, ये फिर जो है फिर बट के होने का जो जस्टिफिकेशन है उसको जस्टिफाई करने की बात जब यहां कह रहे हैं कि दोनों तरफ विपरीत नेचर वाले सेंटेंसेस होने चाहिए, वो उस तरह से यहां पर हो नहीं रहा है, इसलिए ये यहां से जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन देखिए, ग्रीवांस। ग्रीवांस का मतलब होता है शिकायत। इसका अगला मीनिंग है आप इसे रंजिश ले सकते हैं, और ये जो ग्रीवांस वर्ड है ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। एक वर्ड है ग्रेजिंगली, इसका मतलब होता है बेमन से, या फिर हिचकिचाहट से, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ग्रेजिंगली और ग्रीवांस। कह रहा है 9 मेंबर्स हैव ग्रीवांस अबाउट द डिसीजन। हो सकता है उसको कोई शिकायत हो, उसकी कोई रंजिश हो, यहां तक ठीक लग रहा है, बट द 10th one व्यूज इट ग्रेजिंगली। तो अब एक तरफ जो है 9 मेंबर की शिकायत है, बट कहने का मतलब है कि फिर वहां पर कुछ और होना चाहिए। लगभग दोनों शब्द एक ही जैसे भाव लेकर के आ रहे हैं कि वहां पर भी उनका बेमन है, उसके लिए उस डिसीजन को लेकर के जो है वो बेमन से जो है उसको देखते हैं, हिचकिचाहट से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ही जैसा साउंड कर रहा है, और फिर बट का होना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा है आखिरी, चूंकि हमने ए बी सी और डी को ढंग से देख करके समझा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आंसर ई ही होगा, लेकिन एक बार हम शब्दों को वहां पर रख करके देखते हैं। 9 मेंबर्स हैव अग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन। जो 9 लोग हैं उनकी सहमति है डिसीजन के प्रति, बट द 10th one व्यूज इट डिफरेंटली। लेकिन 10वां जो है उसको अलग तरीके से देखता है, डिफरेंट तरीके से देखता है। बिल्कुल ये बट के होने को भी जस्टिफाई कर रहा है ये पेयर, और मेरे सेंटेंस का मीनिंग भी कंप्लीट, सटीक और सही आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ई। तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स वाले जो वर्ड है, एंड है, बट है, अंटिल है, अनलेस है, अगर उसकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है तो आपके लिए फिलर्स आसान हो जाता है। और भी बहुत कुछ है, एरर स्पॉटिंग में भी ये बात होती है, कहीं ना कहीं जो पैराफिलर्स है, फिलर्स है, उन सब में भी इन सब चीजों को देखा जाए तो आपके लिए थोड़ी मदद मिलती है, इसलिए ग्रामर की भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। चलिए यहां पर हम अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है, देयर इज नो, और ये सबसे पहले मेटिकुलस का मतलब देखिए, सतर्क, या फिर इसको आप कह सकते हैं अति सावधान, मतलब काफी सावधानी से जो केयर किया जाए उसकी बात हम यहां पर कह रहे हैं। इसको अगर कहें तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मार्क्ड बाय प्रिसाइज अकॉर्डेंस विद डिटेल्स। तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर कह रहा है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेटिकुलस केयर, जो मतलब काफी सतर्कता भरी जो केयर है, जो ध्यान रखने वाली बात है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो ये जो है पहला वर्ड फिट बैठ रहा है, मीनिंग भी सही सही दे रहा है। इन सेटिंग अप ट्रेनिंग रूम्स फॉर सेमिनार्स, तो सेटअप का मतलब होता है लगाना, उसको अरेंज करने के सेंस में कहते हैं। तो ट्रेनिंग रूम को सेटअप करने में जो सेमिनार के लिए होता है, उसमें अति सावधानी बरतना और सतर्क रह करके करना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो दोनों वर्ड यहां पर जो है मीनिंग मेरा दे रहा है, लेकिन यहां आंसर मुझे दिख रहा है कि आंसर ए 90% से ज्यादा संभावना है कि हो सकता है, लेकिन हम आगे जांच जरूर करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि देयर इज नो सोल्यूशन, तो मेटिकुलस केयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो यहां पर सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसलिए ये यहां से एलिमिनेट हो जाता है। अब देखिए, प्रोजेक्टिंग का मतलब होता है योजना बनाना। क्या होता है? योजना बनाना, या फिर होता है परियोजना बनाना, या फिर होता है फेंकना, या फिर होता है डालना।
इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ब की तरह यूज होता है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लो, जेरेंड की तरह यूज कर लो, या फिर वर्ब वन प्लस आईएनजी यानी V1 में जो आईएनजी का फॉर्म जोड़ते हैं वो। और यहां पर ऑथोरिटी की बात कही जा रही है, तो देखिए कि देयर इज नो ऑथोरिटी फॉर मेटिकुलस केयर। कहीं ना कहीं ये मीनिंग लगता है कि हाँ ठीक है, मीनिंग कन्वे हो रहा है यहां से। इन प्रोजेक्टिंग ट्रेनिंग रूम्स, अब प्रोजेक्टिंग ट्रेनिंग रूम्स, प्रोजेक्टिंग फेंकना डालना, परियोजना बनाना, फॉर सेमिनार्स, ये मेटिकुलस केयर उसमें क्या होगा भाई, प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसमें ऑथोरिटी की बात कर रहा है। देयर इज नो ऑथोरिटी फॉर मेटिकुलस केयर, ये सबसे पहले यहां पर आ जा रहा है कि उसके लिए कोई ऑथोरिटी नहीं है। केयर इन प्रोजेक्टिंग ट्रेनिंग रूम्स, अब यहां पर जो प्रोजेक्टिंग ट्रेनिंग रूम्स है यही कहीं जो है इसका मीनिंग जो है ये जो कन्वे नहीं कर पाएगा ढंग से, इसीलिए हम ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट कर देंगे। आगे देखिए कि फिर से जो है देयर इज नो मॉडल फॉर मेटिकुलस केयर इन लेवलिंग, यहां पर लेवलिंग का फिर कोई मीनिंग नहीं आएगा, ये मेरा सेंस जो है वहां पर कन्वे नहीं कर पाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ए देखेंगे हम। आपको प्रोजेक्टिंग भी लग रहा होगा कि हाँ क्यों नहीं हो सकता सर, कह करके निकल गए, तो मैं ए के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं कि सेटिंग अप प्रोजेक्टिंग से बेहतर मीनिंग वहां पर दे रहा है। ठीक है, प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग भी मेरा जो है वो लग रहा है कि देयर इज नो प्लान फॉर मेटिकुलस केयर इन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग रूम्स इन सेमिनार्स, उससे अच्छा है ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज, ट्रेनिंग रूम को ऑर्गेनाइज नहीं सेटअप करने की बात ज्यादा बेहतर होगी। तो इसीलिए उस आधार पर हम ई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई जो मेरा आंसर है यहां पर वो आपका हो जाएगा ए, कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेटिकुलस केयर इन सेटिंग अप ट्रेनिंग रूम्स फॉर सेमिनार्स। तब जाकर के सही हो। कहीं ना कहीं आप सबको यह गलतफहमी होगी, आपको ऐसा लगेगा कि सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, तो आप अपने होने की संभावना को ए के रिस्पेक्ट में सोच करके देखिएगा कि क्या वो उसको संतुष्ट कर पा रहा है उस तरीके से जैसे ऑप्शन ए कर रहा है। अगर कर पा रहा है तो आंसर होगा, लेकिन ऐसी स्थिति यहां पर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो है आपका ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है। फैक्ट्रीज, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद एक मेटल और प्रोड्यूस सिल्वर डाइऑक्साइड। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इस बात को जानते हैं कि ओर का एक्सट्रैक्शन होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है कई चरणों से गुजार करके, उससे जो है मेटल प्राप्त किए जाते हैं। लोहे का अयस्क होता है, चांदी का अयस्क होता है, सोने का अयस्क होता है। तो यहां पर जो है फैक्ट्रीज डैश मेटल ओर। अब देखिए कि ये जो लोग हैं साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको लगेगा कि सर हम साइंस पढ़े इसके लिए नहीं, आप यहां पर उसके हिसाब से देखेंगे, हम देखते हैं एलिमिनेट करेंगे। वैसे आप जानकारी में ये बात रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अगर बैंक को के अलावा एसएससी वगैरह की तैयारी करें तो वहां पर जनरल साइंस पढ़ने के दौरान जनरल स्टडीज में इससे मुलाकात जरूर हुई होगी। क्या कह रहा है कि विच, एक फिल इन द ब्लैंक से दूसरा 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन। तो यहां डिस्ट्रॉयज आर्ग्यूमेंट का यहां पर कोई सेंस ही नहीं आएगा कि विच आर्ग्यूमेंट्स 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन, ये यहां पर बेफजूल लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात तो हम देखेंगे बाद में, मैन्युफैक्चरिंग मैंने कहा नहीं, प्रोसेसिंग जो है उसके लिए होता है, कई चरणों से गुजारते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है अयस्क का। तो चलिए ये जानकारी नहीं है, लेकिन हम दूसरे वाले फिलर को अगर देखते हैं तो विच आर्ग्यूमेंट्स 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन का कोई मतलब ही नहीं यहां पर। हाँ, ये जो वर्ड है विच डिस्ट्रॉयज, ये फिट बैठ रहा है कि हजारों हेक्टेयर में जो पौधे लगे हुए हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लांटेशन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और पहला वर्ड जो है फैक्ट्रीज, प्रोसेसिंग, मेटल और प्रोड्यूस सिल्वर डाइऑक्साइड विच डिस्ट्रॉयज 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन। तो मेरा अभी तक जो हमने ए और बी को चेक किया है उसमें लग रहा है कि बी एक सटीक आंसर हो सकता है, फिर भी हम आगे चेक करेंगे। सी नंबर ऑप्शन में जो किल्स है ये प्लांट्स के लिए यूज नहीं कर सकते, यहां पर किल्स जो है वो कहीं ना कहीं उसके लिए उतना बेहतर नहीं है जितना कि डिस्ट्रॉयज है अभी तक जो हमको मिला है बी नंबर में, एंड दैट्स व्हाई ये यहां से खत्म हो जाएगा। इनहैंसेस भी खत्म हो जाएगा। जब हम फैक्ट्रीज लगाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल वर्क होता है तो वो 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन को इनहैंस करने के लिए लगाते नहीं है, दैट्स व्हाई डी वाला भी जो है मेरा आंसर नहीं आएगा। और मैंने क्या कहा था, एक ट्रिक आपको बताया था कि देखिए प्रोसेसिंग वर्ड यहां भी है, डिस्ट्रॉयज वर्ड यहां भी है। प्रोसेसिंग और डिस्ट्रॉयज दोनों जहां पर एक जगह मिले, एक से ज्यादा ऑप्शन में होता है, और अगर वो दोनों एक जगह मिले तो वो आंसर होता है। तो उस लिहाजन भी
ये जो है फिट बैठ रहा है मेरा बी। साथ में देखिए कि ये डिस्ट्रॉयज वर्ड तो इसमें है लेकिन प्रपोजिंग इस संदर्भ में फिट नहीं बैठेगा, इसलिए ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई फाइनली जो मेरे पास बचा वो बच गया बी नंबर ऑप्शन कि फैक्ट्रीज प्रोसेसिंग मेटल ओर प्रोड्यूस सिल्वर डाइऑक्साइड व्हिच डिस्ट्रॉयज 1000 हेक्टेयर्स ऑफ प्लांटेशन। और ये बिल्कुल यहां पर सही मीनिंग देगा ये दोनों वर्ड, इसलिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन द मॉब टर्न्ड, और हमारा ऑप्शन देखिए कि यहां पर अवे लगा हुआ है, यहां अप लगा हुआ है, यहां अराउंड लगा हुआ है। पहले इस तीनों की मीनिंग को आप देखिए। ये जो टर्न अवे है इसका मतलब होता है लौटाना। अब ये फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए भी सेशंस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए वहां पर है। मैंने पहले भी कहा है कि उसकी ऑडियो और थोड़ी सी जो वीडियो है उस तरह की नहीं है जैसी आज की है, बट आप उसको स्टिल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 40-45 के आसपास उसमें एपिसोड है, हर एपिसोड में 5 जो है फ्रेजल वर्ब वहां पर मिलेंगे, तो उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। टर्न अवे का मतलब होता है लौटाना। एक दूसरा है टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है काया पलट करना। उसका तीसरा है टर्न अराउंड। ये देखिए सारे के सारे जो है वो फ्रेजल वर्ब है। टर्न अराउंड इसका मतलब होता है होना या आश्चर्यजनक घटना। ठीक है, क्या है? आश्चर्यजनक घटना। ठीक है, अब देखा जाए, कह रहा है कि व्हेन द मॉब टर्न्ड, तो टर्न्ड अवे होगा, द पुलिस ओपन फायर, तब ये ऑप्शन होगा नहीं। टर्न अवे का जो है अगर वो लौट जाएंगे, वो द मॉब टर्न्ड अवे अगर हम कहें तो बिल्कुल वहां पर ओपन फायर की बात नहीं होगी। टर्न अप कहें तो भी काया पलट होने के सेंस में है। और ये जो है अनटुवर्ड, इसका मतलब होता है हठी, जिद्दी, बेअदब। ठीक है, तो बेअदब होने पर जो है वो फायर नहीं हो सकता है, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है अनटुवर्ड। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी यहां से आसानी से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मुझे यहां जो टर्न और अवे या टर्न और अप या टर्न और अराउंड मिलाकर के जो फ्रेजल वर्ब बनता है उसकी मीनिंग अगर मुझे पता है। यहां पर तीसरा ऑप्शन भी देखिए, टर्न अराउंड, इसका मतलब होता है होना। कह रहा है कि व्हेन द मॉब टर्न अराउंड, तो ये अगर रखेंगे तो भी मीनिंग वहां पर नहीं होगा, आश्चर्यजनक घटना, वहां पर मीनिंग ही नहीं आ रहा है। द पुलिस ओपन फायर टू कंट्रोल, अब यहां पर जो डिवास्टेटिंग है इसका मतलब होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना, सर्वनाश करना। अब दूसरे फिलर में भी जो है ये फिट नहीं बैठ रहा है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। यहां पर जो है डिवास्टेटिंग सिचुएशन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये उसको बर्बाद करने के लिए ओपन फायर नहीं किया गया, कंट्रोल करने के लिए किया गया। या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन है, कंट्रोल द बर्बाद सिचुएशन को जो है बर्बाद सिचुएशन वहां पर देंगे तो मीनिंग आएगा। सबसे पहले तो पहले वाले से मीनिंग नहीं आ रहा है अराउंड में, और दूसरे वाला जो कह रहा है कंट्रोल द डिवास्टेटिंग सिचुएशन, तो ये यहां पर उस तरीके का पहला वाला ही मीनिंग खत्म हो रहा है। दूसरे वर्ड भी जो है मीनिंग कहीं ना कहीं से अगर देंगे भी तो उतना सटीक यहां पर नहीं आएगा। अब जो एक वर्ड आ रहा है एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब होता है बिगाड़ देना। अब ये हिसाब से जो है एग्रेवेटिंग सिचुएशन अगर यहां पर कहें तो आएगा, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। एग्रेवेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, क्रोधित करना, तो इस सेंस में इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल द एग्रेवेट सिचुएशन। नहीं, अगर हम एग्रेवेटिंग सिचुएशन कहें तो सही भी लगेगा। व्हेन द मॉब टर्न्ड क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब होता है शांति से, धीरे से, शांतिपूर्ण ढंग से। तो जब अगर हम क्वाइटली डालेंगे तो पुलिस के ओपन फायर होने वाली बात यहां से जो है वो कट जाएगी, तो इसीलिए ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब इसका मतलब समझिए, हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल या शत्रुतापूर्ण कह सकते हैं। कैसा हो जाता है? शत्रुतापूर्ण। ये जो है वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। कहता है व्हेन द मॉब टर्न्ड हॉस्टाइल, मतलब है कि काफी उसका शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो गया, जो प्रतिकूल चेंज हो गए, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा भीड़ का। द पुलिस ओपन फायर टू कंट्रोल द राइटिंग सिचुएशन, मतलब दंगे की स्थिति को जो है कंट्रोल करने के लिए ओपन फायर किया गया। इस लिहाजन जो मेरा ऑप्शन नंबर ई है वो इसका सटीक आंसर है। दोनों
पुलिस के ओपन फायर करने को भी जस्टिफाई कर रहा है हॉस्टाइल होना, कह रहा है कि व्हेन द मॉब टर्न हॉस्टाइल, प्रतिकूल हो गया मतलब फेवर में नहीं रहा, विरोध करने लगा, उग्र हो गया और ज्यादा, तब पुलिस ने क्या किया, द पुलिस ओपन फायर टू कंट्रोल द सिचुएशन। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट, और फिर यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद डाउन लगा हुआ है। यहां देखिए बॉइल्ड डाउन, फिर से कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब जैसा लग रहा है, तो यहां पर ले बॉइल डाउन पहला आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, सूट डाउन, ठीक है, यहां पर दूसरा फॉर्म है, ठीक है, यहां भी देखिए ईडी लगा हुआ है इसलिए ये शॉट डाउन है। उसके बाद देखिए कि पुट डाउन, ठीक है, whip डाउन कोई वर्ड नहीं है, whip का मतलब होता है चाबुक के सेंस में आता है, और स्ट्राइक डाउन, देखिए एक वर्ड आता है स्ट्राइक डाउन। अब इस सब का मीनिंग देखिए, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है पीड़ित होना, ठीक है, उसके बाद जो पुट डाउन का मतलब होता है वो होता है रखना, उतारना, इस सेंस में होता है। उसके बाद जो क्या कहते हैं सूट डाउन है, इसका मतलब होता है अमान्य कर देना, क्या होता है, अमान्य कर देना। और बॉइल डाउन का मतलब होता है संक्षेपण करना या उबालते हुए घटाना, ठीक। अब जरा इसको देखिए कि इसमें चारों में बॉइल्ड ये कहीं ना कहीं खत्म हो गया कि द गवर्नमेंट बॉइल्ड डाउन संक्षेपण करने के सेंस में, और वहां पर जो है कम करने के सेंस में नहीं आएगा। द अपोजिशन प्रपोजल फॉर अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब, यहां पर जो प्रोब का सेंस है उसका मतलब होता है जांच करने या जांच से, तो उसका सेंस जो है यहां पर ये पहला ऑप्शन से नहीं आ रहा है। दूसरा देखिए कि द गवर्नमेंट सॉट डाउन द अपोजिशन डिमांड फॉर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब, और ये कहीं ना कहीं से ठीक लग रहा है कि उसने उसे अमान्य कर दिया, निरस्त कर दिया, उसकी मांग को, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब की मांग थी अपोजिशन की, उसको वो अमान्य कर दिया, निरस्त कर दिया। इस सेंस में भी सही आ रहा है। रखने और उतारने के सेंस में यहां पर ठीक नहीं आ रहा है। अपोजिशन लीडर्स फॉर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब, तो ये यहां पर मीनिंग नहीं देगा। व्हिप का मतलब होता है चाबुक की मार से सेंस आता है, और पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग या वर्ग से, ये भी यहां पर जो है मीनिंग बिल्कुल नहीं दे रहा है। उसके बाद जो स्ट्राइक डाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ित होना, तो अब देखिए कि द गवर्नमेंट स्ट्राइक डाउन द अपोजिशन पार्टी फॉर अ ज्वाइंट, ऐसा बिल्कुल यहां पर जो है मीनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन जब कभी भी मैं इस प्रकार से एलिमिनेट करता हूं तो उस चीज को ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा जब एक ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी हाथ में आ जाता है तो हम उसके कंपैरिजन में उसको करके एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई इससे बेहतर मीनिंग यहां पर नहीं आ रहा है। तो सबसे जो सही और सटीक मीनिंग आ रहा है वो ऑप्शन बी से आ रहा है कि गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया अपोजिशन के डिमांड को। क्या थी वो? अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी प्रोब की। तो वो जाकर के सही बैठा, दोनों वर्ड जो है वो सटीक उस सेंटेंस में फिट बैठा, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट शट डाउन द अपोजिशन डिमांड फॉर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। और यहां पर जो ये है इसका मतलब होता है अमान्य कर देना, पुट डाउन का मतलब होता है रखना या उतारना, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है पीड़ित होना, बॉइल डाउन का मतलब होता है संक्षेपण करना या खौलाते हुए घटाना। उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल और देखा जाए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, एलिमिनेशन करेंगे तो देखिए यहां पर जो है ही और सी दिख रहा है, इसके बाद क्या लगना चाहिए? V5 लग सकता है और मॉडल लग सकता है। तो यहां पर क्या है? प्रेसिपिटेट्स सही लग रहा है। इवॉल्व ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें इवॉल्व्स होता तो सही होता। यहां पर इंप्लीमेंट ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर एब्जॉर्ब्स ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ही और सी के साथ हमेशा सिंगुलर यानी कि V5 का फॉर्म इस्तेमाल होता है। कह रहा है बट दैट ही और सी प्रेसिपिटेट्स, एक वो फिट बैठ रहा है
दूसरा जो है इंप्लीमेंट, इवॉल्व या एब्जॉर्व, ये नहीं होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन यहां पर खत्म हो गए। अब यहां पर जो है हमको क्या देखना है, प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है। यहां पर होता है प्रेरित करना, ठीक है, या कहते हैं जल्दी ला देना। क्या होता है, जल्दी ला देना, या फिर इसको कह सकते हैं अप्रत्याशित, ठीक है। ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये सिचुएशनल होता है, जगह जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि समटाइम्स द कोर्स डिजाइनर हैज अ प्रॉब्लम दैट अदर्स कैन सी बट ही और सी प्रेसिपिटेट्स। मीनिंग ही नहीं आ रहा है इसका कि वो जल्दी ला दें, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, वो सेंस नहीं आ रहा है। प्रेसिपिटेट्स का मीनिंग यहां पर नहीं आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट यहां से हो गया। अब मेरे पास जो मेरा आंसर है वो सामने से दिख रहा है कि यहां जो ब्लाइंड स्पॉट है इसका मतलब होता है कमजोर करी, अंध बिंदु कह सकते हैं, कमजोर विषय कह सकते हैं, कमजोर करी कह सकते हैं, अंध बिंदु कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है, सीधा सीधा कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि समटाइम्स द कोर्स डिजाइनर हैज अ ब्लाइंड स्पॉट दैट अदर्स कैन सी बट ही और सी कैन नॉट। और देखिए यहां पर कैन लगा हुआ है, उस लिहाजन से ये भी फिट बैठ रहा है, इसलिए जो मेरा इसका आंसर है वो हो जाएगा ई। और ये एक सटीक उदाहरण है ये क्वेश्चन कि आपको अगर ग्रामेटिकल अच्छी जानकारी है तो आप बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो क्वेश्चन आपके सामने रखे गए उसमें आपने सबको अटेम्प्ट किया होगा और आपके अधिकांश क्वेश्चन के आंसर सही हुए होंगे। साथ में जो गलत हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन को आपने ढंग से समझ लिया होगा और ये वीडियो आपके लिए रोचक रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। मैं यहां पर एक बात आपसे विशेष करके कह देना चाहता हूं कि अगर एक्सप्लेनेशन के दौरान कुछ भी दुविधा आपके मन में आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखने से झिझकिएगा नहीं। आप लिखकर मुझे सूचित करेंगे तो मैं जल्द से जल्द उसका निदान और आसान शब्दों में लेकर के आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। समय है यहां से विदा लेने का। अगले दिन फिर एक इसी तरह के रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।